कक्षा 5 ही क्यों, उसके आगे क्यों नहीं पढ़े हर बच्चा। लेकिन यदि किसी नारे ने जन्म लिया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई न कोई अहमियत होगी। और अहमियत ये है कि यदि हमारे देश का हर बच्चा कक्षा 5 पढ़ जाए तो हम अपने देश में फैली पसरी व्यापक निरक्षरता के खिलाफ लड़ाई का पहला कदम बढ़ा चुके होंगे। संकल्प तो आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से हमने ये लिया था कि हम 10 वर्ष के अंदर अंदर अपने देश के सारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे देंगे। लेकिन एक लेकिन नहीं, न जाने कितने लेकिनों के दबाव में हम वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। एक विकासशील देश अपनी प्राथमिकताएं बदलता रहता है और प्राथमिक शिक्षा प्राथमिकताओं की सूची में बहुत पिछड़ गई। और यूं भी शिक्षा एक ऐसी फसल है जिसमें तत्काल फल नहीं लगते, वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में हमने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन यदि यह लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया होता तो आज हम सांप्रदायिकता की आंच में इस प्रकार झुलस नहीं रहे होते, बेरोजगारी गरीबी से हमारा सामना इस प्रकार नहीं हो रहा होता और हम विकसित देशों के समान राष्ट्रीय उत्पादन को काफ़ी ऊंचा उठा चुके होते। प्राइमरी एजुकेशन के अनेक आयाम हैं, लेकिन उसके 4 मुख्य उपादान हैं। पहला, पढ़ने वाला यानी बच्चा। दूसरा, पढ़ने भेजने वाला यानी अभिभावक माता पिता। तीसरा, अध्यापक। और चौथा, पढ़ाई का इंतजाम करने वाला यानी प्रशासन, संस्थाएं। इन चारों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग शिकायतें हैं, इनके अलग अलग अफसाने हैं और कहा जाए कि अलग अलग बहाने हैं। लेकिन इनमें जो सबसे मुख्य है वही सबसे कमज़ोर है, यानी बच्चे। माता पिता ही न भेजें तो भला स्कूल कैसे पहुँचें? स्कूल मन न लगा पाए तो भला स्कूल क्यों जाएं? स्कूल साधन न जुटाए तो उनका मन कैसे खिंच पाए? सुविधाओं के झूले ही टूटे हों तो वे पींग कैसे भरें? बस्तों के भारी बोझ का वो क्या करें? बड़की जब छुटकी को खिलाए तो स्कूल कैसे जाए? वो स्कूल जाए या कमाई करके घर को चलाए? जीवन की गति के साथ बढ़ना तो चाहते हैं पर कैसे बढ़ें? पढ़ना तो चाहते हैं पर कैसे पढ़ें? नारे इन्हीं कारणों से जन्म लेते हैं। इसका मतलब कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में इस पूरी की पूरी व्यवस्था में कहीं ना कहीं दोष है। लेकिन कहां, सबके पास अपना अपना पक्ष है। देखिए, आज से कोई 90 बरस पहले जब प्रेमचंद स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शालाओं पर एक लेख लिखा था और उसमें उन्होंने ये बात तब भी लिख दी थी कि अधिकारी पर जितना जोर है शिक्षा का उतना शिक्षण पर नहीं है और इसलिए शिक्षा की नौकरशाही में ही सारी की सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। अब आप सोचिए कि जो नौकरशाही व्यवस्था और वित्तीय अनुदान को खर्च करने की जो व्यवस्था आज से करीब 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनाई थी, उसी व्यवस्था के तहत आज भी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था चल रही है। जब एक बच्चा टूटे हुए फर्श पर बैठता है और टूटी हुई छत के नीचे पढ़ता है तो वो नहीं जान पाता कि मुझे पढ़ाने का काम एक राष्ट्रीय महत्व का काम है। देखिए, एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध मेरी समझ में ये है कि प्राथमिक शिक्षा एक जितने महत्व का विषय है, प्राथमिक शिक्षा में काम करने वाला शिक्षक एक उतना ही महत्वहीन प्राणी है। चाहे वेतन की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे हैसियत की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे अधिकार की दृष्टि से देख लीजिए, वो रास्ते में पड़ा हुआ एक व्यक्ति है जिसकी ओर व्यवस्था का ध्यान नहीं है। और इसलिए सारे देश में, चाहे वो केरल हो और चाहे वो दिल्ली हो, प्राथमिक शिक्षक एक गहरी हीनता से ग्रस्त है। प्राइमरी अध्यापक के बहुत दर्द हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं। दर्द कैसे बताया जाए? यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक ढांचा ही खराब है। जैसे हम कहने को तो अध्यापक हैं, लेकिन हमसे कई काम ऐसे लिए जाते हैं जो एक चपरासी भी नहीं करता। ये आधुनिक जो युग है ये धन का युग है और एक अध्यापक समाज का प्राणी है, उसे भी धन की जरूरत होती है। लेकिन जो पहले स्थान हमें प्राप्त था वो इसीलिए नहीं है क्योंकि अब समाज में मास्टर का उतना सम्मान इसीलिए नहीं है क्योंकि उसे पैसे की उतनी जो उसको चाहिए पारिश्रमिक वो उसे नहीं पर मिल पाता, जबकि और क्षेत्रों में उससे अधिक
जबकि ये तो रीढ़ है, देश की रीढ़ होती है, और उसको इस क्षेत्र में नगण्य समझा जा रहा है। अपना अपना पक्ष लेकर देश भर में रैलियां आयोजित होती हैं। लोग आते हैं, अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हैं। आमतौर से उनके नारों में सब तरह की चिंताएं होती हैं। ढेर सारी मांगें होती हैं, लेकिन शिक्षा की मांग नहीं होती। गोदी में उठाए बच्चे के शिक्षित भविष्य की मांग नहीं होती। हमने रैली में आए कुछ लोगों से पूछा कि उनके अपने स्थान पर प्राइमरी स्कूल की स्थिति क्या है, तो उत्तर मिले, अब जो है टूटा फूटा उससे संतुष्ट नहीं हम लोग। अब बच्चे के जब कापी किताब नहीं मिल रहा है, खाने के नहीं मिल रहा है, कपड़ा का नहीं मिल रहा है, तो बच्चे कितना सुविधा पावे कि स्कूल जाएं अपने घर से। माँ बाप उनके सुविधा नहीं कर रहे हैं, नहीं कमाई हो रहा है, तो कैसे भेज सकते हैं। नहीं, जो अभी जो चालू है प्राइमरी स्कूल वो ठीक है। प्राइमरी स्कूल से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं है। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जितनी होनी चाहिए उतनी अच्छी से हो नहीं पाती है। सभी लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, टीचर नहीं रहता है। जो हमारे बच्चे यहाँ से जाएं नियमित रूप से, उनको अच्छी पढ़ाई हो, वो 8 घंटे वहाँ स्कूल में रहें, उनके लिए पानी पीने की सुविधा जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं होती है उन बच्चों को वहाँ मिले। जैसे दरिया अन्य स्कूलों में बढ़ती है और कुछ ड्रेसें बनती हैं, इस तरह की सारी सुविधाएँ मिलें। और अध्यापक वहाँ नियमित रूप से पहुँचे। कोई अध्यापक 12 बजे जाता है, कोई अध्यापक घर में पहले भैंसी के चारा पानी करता तब जाता है, कोई अध्यापक जो अपना खेत में बीज बो करके जाता है। तो ये सारी कमी हम चाहते हैं कि ये कमी न हो करके जो मास्टर जो है अपने हमारे बच्चों को अच्छे सुचारू रूप से पढ़ाएं और हमारे बच्चों को भविष्य उज्जवल करें। बच्चों की संख्या देखते हुए सारे बच्चे यदि स्कूल जाना शुरू हो जाएं तो एक प्राइमरी स्कूल से काम नहीं चलेगा, या एक स्कूल रहेगा तो फिर अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। स्थिति को लेकर असंतोष है। अध्यापक छात्र अनुपात के बारे में कुमारेश चक्रवर्ती, प्राइमरी एजुकेशन पे हम जिसे कहते हैं स्टूडेंट टीचर रेशियो, मतलब कितने स्टूडेंट्स में एक टीचर है। अगर आप सिर्फ खाता देखें तो आपको लगेगा, ये 2 साल पहले की फिगर है, कि करीब 48 स्टूडेंट में एक टीचर है। मगर इसके साथ दूसरा सर्वे रिपोर्ट्स जो है वो मिला के देखें तो बहुत ही दुखजनक स्थिति है। बहुत, मतलब वो कहने में बहुत दर्द होता है। फिर भी बताएं। ये है कि कम से कम 10-15%, 10 से 15% स्कूल ऐसे हैं जो है ही नहीं, जो सिर्फ कागज पे है। अब उसका क्या क्या कारण है मैं उसमें नहीं जा सकता। दूसरा ये है कि स्कूल है लेकिन महीने में 2 बार, कभी 6 महीने में 1 बार वहाँ टीचर आते हैं। कहीं एक टीचर आके 4-5 क्लास खुद ही पढ़ा देते हैं। और कहीं आपको सुनकर हंसी आ सकता है कि एक ही टीचर एक ही पीरियड में 3 क्लास पढ़ा रहे हैं। आप बता सकते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। स्थिति को बेहतर बनाए जाने वाले प्रयासों के बारे में प्रोफेसर राजपूत कहते हैं, 1986 की शिक्षा नीति में इस बात को माना गया था कि प्राथमिक शिक्षा में बहुत प्रयत्न की आवश्यकता है और एक समग्र योजना नीति के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि उस समय देश में 5.5 लाख, 1986-87 में 5.5 लाख प्राथमिक शालाएं थीं। आज उसमें से 4 लाख से अधिक शालाओं को शिक्षण सामग्री प्रदान की गई है। इनमें से अधिकांश शालाओं में जहां एक ही कमरा था 2 कमरे बने हैं और एक केंद्र सरकार की सहायता से हुआ है। राज्य सरकारों ने अपने प्रयत्न जारी रखे हैं। 1986-87 में 1,34,000 ऐसे स्कूल थे जहां केवल एक अध्यापक था। केंद्र सरकार इसमें आगे आई और इस समय इनमें से 80,000 स्कूलों में दूसरे शिक्षक की व्यवस्था की गई। आप देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान उसके सभी आयामों की तरफ दिया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बीच में ही। पहली कक्षा में तो बड़ा उत्साहजनक परिदृश्य होता है कि 100 में से लगभग 98 बच्चे प्रवेश लेते हैं, लेकिन पहले वर्ष में, पहले ही कुछ महीनों में काफ़ी सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। कहा जाए कि 100 में से 40 बच्चे ही कक्षा 5 तक पहुंच पाते हैं। उन 40 में से केवल 14 11वीं तक पहुंचते हैं और उन 14 में से शायद 1 ही 2 होगा जो कॉलेज की धाई छू पाए।
क्या कारण है कि बच्चों का स्कूल छूट जाता है और बीच में ही पढ़ाई से उनका नाता टूट जाता है?